सभी को नमस्कार। इस लॉकडाउन में हमारे सभी बंधु ऑनलाइन एजुकेशन की ओर अग्रसित हो रहे हैं। सही बात है। वास्तव में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस वैश्विक महामारी कोविड-19 ने हमारी सभी जो प्रचलित कहते हैं ना गतिविधियाँ थी, इनमें एक तरह से पूर्ण रूप से बदलाव ला दिया है। सभी विद्यालय शिक्षा से महरूम हो रहे हैं और जो बच्चे स्कूली शिक्षा के साथ साथ कॉलेज शिक्षा, कोचिंग सेंटर्स और जो तैयारी करते थे, उनको अब इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब कोविड-19 कोरोना महामारी से डरे नहीं, घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मुंह पर मास्क लगाइए और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। जहाँ तक हो सके आप भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाने से बचिए। इसीलिए मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि मैं कोशिश करूँगा कि हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर ही आपको सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले। तो इसी से संबंधित आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं आपके लिए, हिंदी व्याकरण से संबंधित है संधि। संधि में हमने पहले संधि के बारे में क्या विशेषताएं होती है, किससे कहा जाता है, कितने प्रकार की होती है, उसके अंतर्गत हमने स्वर संधि पढ़ ली है। स्वर संधि के भी 5 रूप, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण और अयदि। ठीक है ना, ये 5 रूप हमने पढ़ लिए। इनके उदाहरण सहित इनमें क्या नियम है, इनको भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो आप हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आइए और देखिए कि संधि किस प्रकार बनाई जाती है और उनका विच्छेद किस प्रकार किया जाता है। तो आज हम ले रहे हैं व्यंजन संधि। साथियों, व्यंजन क्या है, किससे कहा गया है, इसके लिए भी मैंने आपके लिए हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियो अपलोड किए हैं। आप जाइए और देखिए कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन किसे कहा जाता है और व्यंजन कितने होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, ये क्या होते हैं, तालव्य, औष्टव्य, ये सब जो भी आपको ये व्यंजनों की रचना के बारे में आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है? व्यंजन यानी स्वर के अलावा जो दूसरे होते हैं, जैसे मैंने जिनको उच्चारण के लिए स्वर का सहारा लेना पड़ता है, स्वर के बिना वो आधे होते हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूँ व्यंजन संधि यानी 2 व्यंजनों को या एक स्वर और एक व्यंजन को, या एक व्यंजन या एक स्वर को, या 2 व्यंजनों को आपस में जोड़ा जाए, वो संधि कहलाती है व्यंजन संधि। आया समझ में? वापस देखो, अर्थ देखो। व्यंजन के साथ यानी कोई पहला वर्ण में व्यंजन है और उसके साथ दूसरे में स्वर है, या व्यंजन के साथ व्यंजन है या स्वर के साथ व्यंजन है, उनके मेल को ही संधि कहा जाता है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अब देखो, यानी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो या स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो, यानी दोनों में से एक तरफ व्यंजन होना जरूरी है। या तो दोनों ही व्यंजन होंगे या एक स्वर और एक व्यंजन होगा। व्यंजन पहले होगा तो स्वर बाद में होगा, स्वर बाद में तो व्यंजन पहले होगा, या दोनों ही व्यंजन हो सकते हैं। उस संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं आपके लिए, दिक् और अंबर। देखो ये सब देखो आप, दिक् और अंबर, ये देखिए है क हलंत है। हलंत क्या होता है, इसके बारे में भी हमारे संस्कृत से संबंधित रिलेटेड वीडियोज है, आप उसको देखिए कि इसको आधा बनाया गया, यानी ये क की ध्वनि नहीं निकालता। दिक् अंबर, ये देखो ये क वर्ग है और ये अ है। तो क और अ या तो है व्यंजन और यहाँ है स्वर। तो दिक् अंबर का हो गया दिगंबर। अभिषेक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। अभिषेक शब्द की संधि क्या है? अभि और शेक। देखो यहाँ पे भी व्यंजन है और यहाँ पे भी व्यंजन, या 2 व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है। अब व्यंजन संधि से रिलेटेड बहुत सारे नियम हैं, उनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम एक नियम लेते हैं आपके लिए, क, च, ट, त, प। ये क वर्ग का पहला अक्षर क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त, प वर्ग का प। इनके साथ में यदि कोई स्वर अ, आ, इ, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ हो तथा एक शर्त और है,
इनके वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ग, तीसरे वर्ग कौन सा, चौथा वर्ग कौन सा होता है, क का वर्ग, घ घ च वर्ग। देखो क वर्ग के अंदर हमने आपको बता क ख घ घ और ढ। अब देखो ये आपको बताना चाहता हूं, ये प्रथम वर्ग क वर्ग, ये इसका क वर्ग का दूसरा, क वर्ग का तीसरा, क वर्ग का चौथा और क वर्ग का पंचम वर्ण। इस तरीके से कहा जाता है क वर्ग के वर्ण। पहला वर्ण कौन सा, क वर्ग का क, दूसरा वर्ण ख, तीसरा ग, चौथा ग और ड़। इसी तरह से च वर्ग का च, छ, ज, झ और ण। ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग का त, थ, द, ध, न। प वर्ग का प, फ, ब, भ और म। इसी तरीके से आपको याद रखना है, ये है पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण, पंचम वर्ण कहा जाता है। इसी तरीके से कहना चाहता हूं क च ट त प, इस वर्ग के, अब जब हम इनको इसे लिखेंगे तो सबको हलंत लिखेंगे, क्योंकि इनके अकेले की कोई अहमियत नहीं है। इनके साथ जब स्वर लगाया जाता तब ये पूरे अक्षर बनते हैं। तो क वर्ग का तीसरा और चौथा, यानी क के साथ में घ और ग, च का झ और झ, ट का ड और ढ, त का द और ध, प का ब और भ। इसके साथ में य र ल व होने पे, या फिर य र ल और व हो तो क का तीसरा वर्ग बनेगा। क का क्या बन जाएगा भाई, ग बन जाएगा। च का तीसरा वर्ण ज बन जाएगा। ट का तीसरा वर्ण ड बन जाएगा। त का तीसरा वर्ण द बन जाएगा और प का तीसरा वर्ण ब बन जाएगा। इस तरीके से ये पहला रूल्स है कि सीधा साधा रूल्स है भाइयों, क च ट त प, इनके साथ यदि कोई स्वर का मेल हो तो अपने अपने वर्गों का तीसरा वर्ण क का घ, च का झ, ट का ड, त का द और प का ब बन जाएगा। मैं एक एक आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊं। जैसे क के स्थान पर ग बनेगा, कैसे बनेगा देखो, वाक और ईश, वाक और ईश, ये क वर्ग है और ये पीछे क्या, ये स्वर है, तो क किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। और एक महत्वपूर्ण बात है, यदि अगले वाले वर्ण में जो स्वर है उसकी मात्रा उस तीसरे वर्ण के साथ लग जाएगी। जैसे देखो वाक और ईश, देखना ये क है, क किस में बदल जाएगा, घ में, और यह कैसी की मात्रा, बड़ी तीसरी मात्रा, घ के साथ बड़ी की मात्रा क्या बन गया, गी। तो वाक और ईश से क्या बन गया, वागीश। आगे हो गया आपके समझ में, यानी क है जो अपने तीसरे वर्ण के अंदर बनकर क्या बन गया, ये वागीश। क्या बन गया, ये वागीश। अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक लेना चाहता हूं, देखो एक के लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण लेना चाहता हूं। एक ये तो हमने क्या था, इसका संधि किया था। एक विच्छेद के लिए मैं आपको लेना चाहता हूं। देखो एक है दिग्विजय, क्या ले रहा हूं, दिग्विजय। कैसे लिखते हैं, देखो दिग्विजय लिखा मैंने, क्या लिखा, ये दिग्विजय। अब दिग्विजय का क्या करो, देखो संधि विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करो, क्या करेंगे, पहले दी और इसका कौन सा है, पहला वर्ण क हलंत हो जाएगा, क्योंकि जब पूर्ण वर्ण नहीं होता तो वो हलंत होता है। तो क्या करेंगे, दिक और पीछे क्या है, व्यंजन है वह, तो क्या हो गया, विजय। दिग्विजय का विच्छेद होगा दिक धन विजय, या दिक प्लस विजय। अब देखो ये भी स्वर नहीं है, ये भी स्वर नहीं है, दोनों व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन भी हो तो भी वो व्यंजन संधि बनेगी। आगे आपके समझ में। अब दूसरा ले रहे हैं च के स्थान पर, च के स्थान पर ज हो जाएगा। कब, कि च के साथ में कोई स्वर है, अच और अंत। देखो अच और अंत, या च वर्ग का पहला च है, पीछे स्वर है, तो च किस में बदल जाएगा, ज में अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण के अंदर चला जाए, अपने वर्ग का ज, तो अच और अंत का क्या हो गया, अजंत। अच और अंत का हमने संधि किया तो क्या बन गया, ये अजंत। आगे हो गया आपके समझ में। अब एक आपको बनाता हूं, देखो आजादी, कैसे क्या बनेगा आजादी का, अच धन आदि, च और आ, अच और आदि। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आजादी का क्या हो गया, अच और आदि, आजादी बन गया। इसी तरह से अब अपन आगे चलते हैं, अपना तीसरा वर्ण लेते हैं। तीसरा वर्ण है ट। ट वर्ग के लिए ट के स्थान क्या बन जाएगा, ड, सट और आनंद, ट और आ। या तो है
व्यंजन ट वर्ग का या स्वर है आ, तो ट अपने तीसरे वर्ग में ड में बदल जाएगा। तो क्या हो गया, सडानन। ये आ की मात्रा ड के साथ लग गई, क्या बन गया ये, सडानन। क्या बन गया ये, सडानन। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण है षट दर्शन। षट दर्शन, अब षट दर्शन का क्या करेंगे, देखो षट दर्शन का विच्छेद कीजिए, बताइए आप कैसे करेंगे इसको। षट दर्शन को क्या करेंगे, षट प्लस दर्शन। अब देखो षट और दर्शन ये दोनों मैंने आपको बताया, क्या हो गया ये, षट और दर्शन में ड था अपने पहले वर्ग में ट में बदल गया, और ये जो दर्शन है पीछे व्यंजन पूरा का पूरा रह गया, तो षट और दर्शन में षट दर्शन। अब आगे चलता है त के स्थान पर द बन जाएगा, यानी त वर्ग में त वर्ग हो, पहले त हो उस वर्ग का, और उसके साथ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण द बन जाएगी। सत और आचार, देखो सत और आचार, ये त है, हलंत है, आ ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो सत और आचार मिलकर क्या बन गया, सदाचार। क्या बन गया ये, सदाचार। आया होगा आपके समझ में। अब देखो उद्यान, उद्यान शब्द का जो संधि है उसको विच्छेद कीजिए, व्यंजन शब्द क्या करेंगे भाई, उत, क्या करेंगे, उत प्लस यान, क्यों, ध है तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा होना चाहिए, तो ये कौन सा हो गया, अपने वर्ण का चौथा है, तो इसमें वापिस पहला वर्ण हो जाएगा त, और यान पीछे, उत प्लस यान क्या हो गया, उद्यान। ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं कि त के स्थान पे क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, और चतुर्थ वर्ण है तो ध बन जाएगा। यहां तक आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो एक लेते हैं, प के स्थान पर ब बन जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प के स्थान पे ब, यानी यदि दो वर्णों में पहले में प है, उसके साथ में आगे वाले में स्वर या व्यंजन हो, तो प अपने तीसरे वर्ण में ब में बदल, जैसे अप और द, अप और द, प पहला वर्ण है, उसके पीछे क्या लगा हुआ है, द, तो प अपने तीसरे वर्ण में किस में चल गया, ब में। अब्द, आ गया समझ में। अब एक बनाना चाहता हूं आपको, देखो अब्ज, अब्ज का क्या हो गया, अप प्लस ज, ये बन गया अप और ज, यानी ब तीसरा वर्ण था उसका पहला वर्ण बन गया प, अप और ज, अब्ज। इस तरीके से आपको अच्छी तरह से मैंने पहला नियम समझाने की कोशिश की है कि व्यंजन संधि में आपको महत्वपूर्ण बात यही है कि क च ट त प के साथ स्वर होने पर, और इनके वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ग होने पर, या यरल होने पर, क अपने तीसरे वर्ग में घ में, च तीसरे वर्ग ज में, ट तीसरे वर्ग ड में, त तीसरे वर्ग द में, प अपने तीसरे वर्ग ब में बदल जाएगा। अब अगला मैं दूसरा नियम आपके लिए लेना चाह रहा हूं कि यदि सेकंड नियम बहुत महत्वपूर्ण है, क च ट त और प वर्ग के साथ में, सुनो नियम है देखो, क च ट त और प, इनके साथ में इनका पंचम वर्ण, जिसे अपन क्या कहते हैं, नासिकीय वर्ण, नाक से बोला जाता है नासिक वर्ण, यानी पंचम। कौन सा वर्ण, अब पंचम वर्ण कौन कौन सा है देखो, पहले का ड़, पंचम वर्ण देखना, क वर्ग का ड़, च वर्ग का ण, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न, और प वर्ग का म। यदि इनके साथ ये हो, समझ में, कौन से, क च ट त प के साथ में पंचम वर्ण ण, ड़, ण, न, न और म हो, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं के जो पंचम वर्ण है उनके साथ उनको वापिस क्या कर देंगे, बना देंगे क। अब देखो बहुत अच्छी बात है, सुना क्या बात कहना चाहता है, जैसे देखो ये है महत्वपूर्ण कि क च ट त प के साथ ड न न न म, ये पांच वर्ण यदि कोई भी आ जाए, किसी के साथ कोई भी आ जाए, तो सभी अपने पंचम वर्ण में चले जाएंगे। क किस में चला जाएगा, ड़ में, च ण में, त ण में, त न में, और प म में बदल जाएगा। ये ध्यान रखो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं क के लिए, जैसे देखो वाक
धन मय। देखो पहले क्या वर्ण है, क है, क वर्ण, क वर्ग का, पीछे क्या है, म है, प वर्ग का पंचम वर्ण, यानी पंचम वर्ण वही पांचों में से कोई भी एक हो किसी के साथ। तो अब देखो वही क्या करेंगे अपन, क अपने पंचम वर्ण में, तो क्या करेंगे, वाणिज्यमय, क्या लिखेंगे, वाणमय, क्या लिखेंगे, वाणिज्यमय। इस तरीके से आपको ये बताना है कि क च ट त प के साथ न न न म यानी पंचम वर्ण आ जाए तो वो जो क च ट त प है अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। ये क का रोज बता दिया। अब एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं। देखो प्राक और मुख, प्राग मुख देखो कैसे लिखे, देखो प्राण मुख, प्राण मुख, इसका आप विच्छेद कीजिए तो डायरेक्ट अपने प्रथम वर्ण में आ जाएगा प्राक धन मुख। क्यों कि ये पंचम वर्ण है, तो प्राक और मुख, ये इस तरीके से आपको ये क वर्ग का मैंने आपको बता दिया। अब देखो च वर्ग के लिए, किसके लिए, च वर्ग के लिए आपको एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताना चाहता हूं। यानी च के साथ में पंचम वर्ण होगा तो क्या करेंगे, देखो याच और ना, क्या लिखा मैंने, याच और ना, याचना भी लिखते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से यदि इसको संधि की जाएगी यानी इसमें क्या बनेगा, च और न, च अपने वर्ग का, च वर्ग का पहला, और ये न है जो त वर्ग का पंचम वर्ण, यानी च के साथ पंचम वर्ण है, तो क्या लिखेंगे, यही अपने पंचम वर्ण में ऐसे चला जाएगा याचना, ऐसा समझे, याचना, इस तरीके से इसको अपन लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस वर्ग का बताया मैंने आपको, च वर्ग का बताया। अब ट वर्ग के लिए लेंगे, यानी पहले वाले में ट वर्ग हो और उसके साथ में कोई भी पंचम वर्ण हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैं आपको लेना चाहता हूं, और देखो षट धन मास, देखो यह ट वर्ग है और यह पंचम वर्ण म है, तो क्या लिखेंगे अपन, षणमास, क्या लिखेंगे ना, क्योंकि ट जो अपने पंचम वर्ण में न में चला जाएगा, ट आधा है तो न भी आधा हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं षणमुख, ध्यान रखो क्या लिखा, षणमुख। अब इसका विच्छेद करेंगे तो श तो ये रहेगा, ये जो है अपने पहले वर्ण में ट और पीछे धन और मुख, षटमुख, क्या बन गया, षणमुख का क्या बन गया, ये षट और मुख। अब आगे लेते हैं त वर्ग, कौन सा लेते हैं, त वर्ग। तो त वर्ग है, त के साथ कोई भी पंचम वर्ण आएगा तो वो किस में बदल जाएगा, अपने ही न में बदल जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जैसे देखो जगन माता, तो क्या लिखेंगे, जगत, क्या लिखा मैंने, क्यों, न है जो किस में बदल गया अपन के, क्या बदल गया, न किस में बदल गया भी, ये तो जगन माता का, इसका विच्छेद कीजिए तो जगन में न तम बदल गया और ये माता रह गया, तो क्या बना, जगत और माता। जगन माता का हमने विच्छेद किया तो क्या बन गया, जगत और माता, जगत धन माता। अब देखो जगत धन नाथ, इसकी संधि कीजिए तो देखो त है, त वर्ग का त पहला है और उसके पीछे पंचम वर्ण इसी का है, तो क्या करेंगे, जगन्नाथ, त किस में बदल गया, न अपने ही पंचम वर्ण न में बदल गया, तो क्या बन गया, जगन्नाथ। आ गया समझे। अब अंतिम है इसका प वर्ग में, पहले प वर्ग हो उसके साथ कोई पंचम वर्ण हो तो प किस में बदल जाएगा, म में बदल जाएगा। उसके लिए मैं आपको जैसे बताता हूं, अप और धन मय, अप और मय, देखो अप और मय, तो ये प इधर प है, प वर्ग का पहला प और इसी के साथ इसका पंचम वर्ण म है, किसी का भी हो सकता है पंचम वर्ण, यानी ये न न न न और म, ये पांच क च ट त प किसी के साथ लगेंगे तो इन्हीं का क च ट त प का वाले में ही अपने ही पंचम वर्ण बन जाएगा। तो आपका पंचम वर्ण क्या है, म, तो क्या बन गया, अम्मय, क्या बन गया, अब धन मय का क्या बन गया, अम्मय। ये आपके साथ में बताना चाहता हूं, ठीक है। अब देखिए, देखो अब एक महत्वपूर्ण बात, एक और नियम है, आगे वाले नियम में आपको अगले वाले वीडियोस में बताऊंगा। यहां तक मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि पहला नियम क च ट त प के साथ में कोई स्वर हो, तीसरा चौथा वर्ण य ल हो तो क अपने ही तीसरे वर्ग में, ग में, च अपने तीसरे वर्ग में, ज में, ट तीसरे वर्ग में, ड में, त, द में, प, ब में बदलेगा। ये पहला रूल्स है व्यंजन संधि बनाने का। दूसरा है क च ट त प, यानी क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के पहले अक्षर क च ट त प, इनके साथ में कोई भी पंचम वर्ण यानी नासिक वर्ण ड न और म, किसी कोई भी इनके साथ जुड़ेंगे तो ये वापस अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में चले जाएंगे। क ड़ में,
च ण में, ट ण में, त न में और प म में चला जाएगा। तो मैंने आपके लिए कोशिश की है। आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।